एक बड़ी खबर इस वक्त की दरभंगा ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई। न्यूज 18 के जनक दवे की खबर है कि दरभंगा पार्सल धमाका मामले में गिरफ्तार नासिर से पूछताछ में अब कई जानकारियां एक के बाद एक सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक नासिर ने बताया कि इकबाल खाना ने उसे ऑनलाइन बम बनाने की ट्रेनिंग दी थी और उसका मकसद था टाइम बम से धमाका कराना, और इसके लिए डेटोनेटर के फटने से पहले सर्किट को फ्लेम देना बहुत जरूरी होता है और इसके लिए नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाना पड़ता है। लेकिन अब ये दोनों एसिड कैसे मिलें, कितनी देर में ये दोनों मिलेंगे, इसके लिए एक प्लान तैयार हुआ। उसे इन दोनों एसिड के बीच में कागज रखने के लिए कहा गया और माना जाता है कि ऐसा करने पर कागज एसिड की वजह से कुछ ही देर में जल जाता और दोनों एसिड मिल जाते, और ऐसा होते ही जबरदस्त धमाका होता। इकबाल ने नासिर को दोनों एसिड के बीच में कागज रखने के लिए कहा था, लेकिन नासिर ने गलती की और उसने इन दोनों एसिड के बीच हार्डबोर्ड रख दिया, जिससे कि ये धमाका नहीं हो पाया और एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई थी। जनक दवे ताजा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। जनक, अब जबकि ये पुलिस की गिरफ्त में है दहशतगर्द, पूछताछ में किस तरह की और ताजा जानकारी मिल पाई है, किस तरह की साजिश की तैयारी थी? देखिए प्रशांत, जो चारों आरोपी पकड़े गए हैं उनमें से सलीम को छोड़ दे तो बाकी तीनों से लगातार पूछताछ चल रही है। वो चाहे इमरान हो, चाहे नासिर हो या सलीम का बेटा हो, ये तमाम लोगों से अभी पूछताछ चल रही है। और उसमें जो इंटरनेशनल कनेक्शन, खासतौर पे जो पाकिस्तान में लश्कर के जो कमांडर हैं उनकी ओर से जो उनको जिम्मेवारी सौंपी गई थी, खासतौर पर इकबाल खाना की ओर से, उसकी जानकारियां जुटाई जा रही है। चूंकि उत्तर प्रदेश मॉड्यूल में सलीम, कफील, इमरान और नासिर के अलावा और कौन कौन लोग थे, ये भी जांच पड़ताल करनी जरूरी है और इसी के चलते उनसे लगातार इस मामले में पूछताछ हो रही है। जहां तक ट्रेन में बम रखने का सवाल था, एक बर्निंग ट्रेन के तौर पर उसको बनाने की कोशिश थी, उनका जो साजिश थी। हालांकि वो अमली जामा उस पर ठीक तरीके से नहीं पहना पाए, चूंकि नासिर ने बम बनाते समय एक बार नासिर से चूक हुई कि पेपर की जगह पर उसने हार्डबोर्ड रख दिया और इसी के चलते रामानंदम से लेके जो बीच में धमाका करना था वो कहीं काजीपेट के बीच में वो धमाका नहीं हो सका। और इसी के चलते इमरान को पूछा गया, नासिर को पूछा गया इकबाल की ओर से कि ये धमाका क्यों नहीं हुआ, तो उसके बाद ये सामने जानकारी है कि पेपर की जगह पर उसने हार्डबोर्ड रख दिया था। ये सारी बातें एनआईए के पास आ चुकी है, यानी साजिश का खुलासा हो चुका है। अब उनको जो लॉजिस्टिक सपोर्ट और फंडिंग, ये दो चीजें किसने मुहैया कराई, ये एनआईए के लिए सबूत इकट्ठा करना जरूरी है। उसके चलते उन चारों से अभी लगातार पूछताछ की जा रही है। जी, पूछताछ लगातार जारी है, लेकिन अब तक की पूछताछ में किस तरह से पाकिस्तान से ये कनेक्शन जुड़ता दिखाई दिया है, क्या जानकारी मिल पाई? देखिए प्रशांत, आप सभी किरदारों को हमें समझना होगा कि कैसे ये पूरी तरीके से साजिश को अंजाम दिया गया। सबसे पहले धमाका करने की जिम्मेवारी दी गई थी इमरान और नासिर को। नासिर और इमरान ने बम रखा जबकि नासिर ने उस बम को बनाया। अब ये दोनों को किसकी जिम्मेवारी थी, तो सलीम और काफिल। वो नासिर और इमरान यहाँ पर सिकंदराबाद, हैदराबाद में बैठे हुए हैं, जबकि सलीम और काफिल वो दोनों उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के कैराना, जैसे सांगली जो कहते हैं, वहां पर है। और उसके दोनों के जो आका के तौर पर लश्कर तैयबा के कमांडेंट के तौर पर जिसकी जिम्मेवारी दी थी वो इकबाल खाना की थी। तो इकबाल ने सलीम को कहा, सलीम ने नासिर को कहा। तो इस तरीके से सभी किरदार, पहले उनकी भूमिका को तय किया गया, किसके कहने पर क्या हुआ। उसके बाद एनआईए अब सभी ने अपनी अपनी भूमिका जब एजेंसियों के सामने रख दी, तो अब कोर्ट के सामने इन व्यक्तियों की जो भूमिका थी उसके संबंधित जो भी सबूत है, वो सबूत जो बयान दिए हैं, वो बयान से कोलैबोरेट करने वाले सारे के सारे सबूत चाहिए, तभी आप कोर्ट में इसको कॉन्स्पिरेसी के तौर पे इसको रख पाएंगे। और इसी के चलते सारे सबूतों को, जितने किरदार मैंने आपको बताए, चाहे वो कराची में बैठा इकबाल खाना हो, चाहे सिकंदराबाद और हैदराबाद में इमरान और नासिर हो, चाहे शामली में सलीम और काफिल हो, इन 5 लोगों की भूमिका को एक बार तय होने के बाद उनकी भूमिका से संबंधित जितने सबूत हैं उन सबूतों को फिलहाल एकजुट किया जा रहा है। जी, दरअसल ये मामला है बिहार के दरभंगा का, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर 17 जून को एक पार्सल में ब्लास्ट हुआ।
ये पार्सल था कपड़ों का, जिसके भीतर तकरीबन 100 ग्राम की एक शीशी पाई गई थी। लेकिन जब इसकी छानबीन आगे बढ़ी तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया और इसके साजिश करने वाले गिरफ्त में आ गए हैं। पता ये चला कि हैदराबाद के सिकंदराबाद से जो ट्रेन रवाना हुई थी बिहार के दरभंगा के लिए, उस ट्रेन को द बर्निंग ट्रेन में कन्वर्ट करने की एक बड़ी साजिश थी और एक टाइम बम लगा करके रास्ते में ही इस ट्रेन में धमाका करने की योजना बनाई गई थी। लेकिन इनसे चूक हुई और ये वैसा नहीं कर पाए। आखिरकार वो पार्सल दरभंगा पहुंचा और उस पार्सल में विस्फोट हुआ। हालांकि वहां कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन ये साजिशकर्ता अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की गिरफ्त में हैं। जनक, अब जबकि इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ इनसे चल रही है, किस तरह की जानकारी कि क्या भविष्य में भी कुछ इसी तरह की और योजनाएं इनकी थी या महज इकलौती योजना इन्होंने इस आतंकी वारदात की बनाई? बिल्कुल, देखिए एजेंसी के लिए यही जानना जरूरी है कि जब इस तरीके से सीमा पार जब साजिशें रची जाती है भारत में इसी तरीके से धमाके करने या साजिश को अमलीजामा पहनाने के लिए, तो वो एक नहीं होती, एक के बाद एक के साथ कई होती है या एक के बाद एक होती है। तो ऐसे में ये जो मॉड्यूल था, एजेंसियों को शक है कि जिस तरीके से 2008-9 में जो लगातार सिलसिलेवार धमाके 2007 से लेकर 2008 तक 9 तक जो धमाके हुए, इंडियन मुजाहिदीन मॉड्यूल ने अलग अलग शहरों में, चाहे वो वाराणसी हो, जयपुर हो, अहमदाबाद हो, सूरत में जो प्लांट किए थे बम, या मुंबई उसमें हो, तो इस तरीके से लगातार सिलसिलेवार धमाके किए थे, तो मॉड्यूल सेट किया था। यहाँ पर भी कोशिश यही थी कि अब उत्तर प्रदेश एक मॉड्यूल सेट किया जाए, एक उत्तर प्रदेश में कुछ लोग हो, कुछ तेलंगाना में हो, और उसकी साजिश कराची में बैठे बैठे इसको अमलीजामा पहनाया जाए, मुर्गी में बैठ के इसको अमलीजामा पहनाया जाए। तो अब कई मॉड्यूल कौन था, कौन कौन लोग शामिल थे, केवल ये 4-5 लोग ही हैं या इसके अलावा भी बाकी लोग हैं, ये सारी चीजें परत दर परत जिसको कहें हम, वो सारी इन्वेस्टिगेशन फिलहाल अभी एनआईए की ओर से की जा रही है। प्रशांत, जिन लोगों को अब तक के पकड़ा गया है, पूछताछ इसमें चल रही है, एनआईए की टीम इसमें लगातार पूछताछ कर रही है, क्या ये आशंका है कि कुछ और लोगों की गिरफ्तारी बहुत जल्द हो सकती है? बिल्कुल, देखिए एक पहली बात है कि सिकंदराबाद में जब ये पार्सल रखा तो इन्होंने सूफियान नाम के व्यक्ति को ये पार्सल पहुंचाने की बात की, क्योंकि पार्सल ऑफिस में सामने जिस व्यक्ति का नाम से पार्सल दिया गया उसने सूफियान नाम लिखा था। तो ये सूफियान वाकई में कोई था या क्योंकि उससे पहले ही अगर धमाका करना था तो केवल ये एजेंसियों को गुमराह या वहां पर जो पार्सल के ऑफिस में काम करने वालों को गुमराह करने के लिए केवल ये नाम लिखा था, क्योंकि ये पार्सल को दरभंगा पहुंचना ही नहीं था, इससे पहले ही इसका धमाका हो जा रहा था। बावजूद वो सूफियान नाम लिखा, उसमें जो पान कार्ड का नंबर दिया, ये किन व्यक्तियों का था, ये क्यों इन्होंने इस तरीके से कहा, वो भी पूछताछ इनसे की जा रही है। उसके अलावा जो शामली में, क्योंकि जो इकबाल खाना है वो भी एक जमाने में उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला था और वहां से वो पाकिस्तान भागा, तो उसके जो रूट्स हैं उसको अभी खंगाले जा रहे हैं कि इकबाल और किन किन लोगों से संपर्क में था और ये साजिश में और कोई चेहरे है या नहीं। तो हो सकता है कि अब सबूत एक बार इकट्ठा हो रहे हैं तो और भी चेहरे बेनकाब आने वाले समय में हो सकते हैं। प्रशांत, और इसमें ये जो शुरुआती जांच में पता चला कि इन्हें विदेश से भी फंडिंग हो रही थी, किस तरह की जानकारी और कहां तक ये विदेशी फंडिंग का कनेक्शन जुड़ता दिखाई दिया है शुरुआती जांच पड़ताल में? बिल्कुल प्रशांत, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। जब ये इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाता है और जब बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं तो इस बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आपको फाइनेंस मिलना जरूरी है और वो फाइनेंस से होगा। और अमूमन ये अगर आप ऑफिशियल चैनल से अगर पैसे देते हैं तो वो एक सबूत के तौर पर कभी आपके खिलाफ आ सकता है। इसलिए जब भी इस तरीके के आतंकी जब साजिश की प्लानिंग करते हैं तो ऑफिशियल चैनल नहीं लेकिन हवाला के जरिए पैसे भेजते हैं। तो वो पैसे उन्होंने कितने भेजे और वो पहले बताया जा रहा है अभी एजेंसियों को जो शक है, चूंकि सलीम से पूरी तरह से पूछताछ नहीं हो पा रही, उसकी तबीयत नासाज है ऐसे में, पर पहली जानकारी जो है एनआईए के पास जो नासिर और इमरान ने दी है उसके मुताबिक इकबाल ने पाकिस्तान से हवाला से पैसे भेजे थे। अब वो 1.25 लाख रुपए तक बताए जा रहे हैं, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, अलग अलग व्यक्तियों को भेजे हो, क्योंकि ये बम बनाना एक केवल टेस्टिंग मॉड्यूल के तौर पे था। तो ऐसे में वो पैसे जो भेजे गए वो
सलीम को भेजेगा और सलीम ने फिर नासिर या इमरान को भेजे। ये सारी चीजें हैं जिसके कनेक्शन फिलहाल जोड़े जा रहे हैं। पर जब भी इस तरीके की जब बड़ी कोई कॉन्स्पिरेसी होती है तो जो पैसों का जो फाइनेंस का हिस्सा है वो सबसे अहम माना जाता है, और उसको एक सबूत के तौर पर वो भी हवाला के जरिए जब पैसे आए तो हवाला के जरिए यूपी किस तरीके से पहुंचे इसकी भी पड़ताल की जा रही है। और ये पड़ताल लगातार आगे बढ़ रही है, अपडेट्स भी आपसे लेते रहेंगे। लेकिन बिहार के दरभंगा पार्सल ब्लास्ट केस के दोनों आरोपी इमरान मलिक और नासिर को दिल्ली लाया गया है। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर है कि दोनों आरोपियों को पटना से एनआईए की टीम अब दिल्ली लेकर आई है। इमरान और नासिर से एनआईए की दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ जारी है। इमरान और नासिर को दरभंगा ब्लास्ट के केस में हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। दोनों उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले हैं। एनआईए कोर्ट ने दोनों को रिमांड पर दिया है और इसीलिए एनआईए अब इनसे पूछताछ कर रही है। दिल्ली लाया गया है और अब इनके कनेक्शन भी खंगाले जा रहे हैं, इनकी योजना के बारे में और पूछा जा रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ संदीप बोल दिल्ली में मौजूद हैं। चंद्रमोहन, जो सबसे खास बात है कि जो पटना में थे उन्हें दिल्ली लाया गया है। आखिर किस तरह की जांच पड़ताल में पता चला कि दिल्ली लाकर पूछताछ ज्यादा मुनासिब होगा और वजह क्या? बिल्कुल, देखिए, इमरान और नासिर जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी तो शुरू दौर में इनसे हैदराबाद में पूछताछ हुई थी और उसके बाद फिर इनको पटना एनआईए कोर्ट में लाकर पेश किया गया था। और अब कल शाम में एनआईए की टीम इन दोनों को लेकर दिल्ली पहुंची है और हो सकता है कि इनको उत्तर प्रदेश के शामली भी ले जाया जाए और फिर वहां से हैदराबाद भी ले जाया जाए। और इनके साथ से इनके पास से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिला है उसकी जांच शुरू कर दी गई है कि आखिर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है क्या और किस तरह का इस्तेमाल वो धमाके में हो सकता है। तो इस पूरे मामले की जांच चल रही है और साथ ही इन दोनों से, नासिर और इमरान से, दिल्ली में रखकर पूछताछ भी की जा रही है कि आखिर किस तरह से इन लोगों ने पूरी तरीके से प्लान रचा था। और जब इनका सीसीटीवी फुटेज में दोनों की तस्वीर मिली थी उसके बाद से ही लगातार तलाश चल रही थी। और साथ ही यह भी तलाश चल रही है कि जो व्यक्ति दरभंगा में जब धमाका हुआ था स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, तो वो कौन सा शख्स था जो तकरीबन 10 से 12 मिनट तक लगातार फ़ोन पर बात करते रहा और उसके बाद कभी बाहर निकलता और कभी अंदर जाता था और बाद में उसका लोकेशन नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर पाया गया। तो कहीं वो व्यक्ति इस पूरे धमाके में संलिप्त तो नहीं है। ऐसे में इमरान और नासिर से यह जानकारी भी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं वो शख्स जो लगातार रेलवे स्टेशन से बात कर रहा था इन दोनों के संपर्क में नहीं तो कहीं नहीं था। तो इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है और साथ ही इनके कॉल डिटेल्स भी खंगाले जा रहे हैं और किन किन लोगों से इन लोगों ने इस दौरान बात की है और कैसे इनके पास जो पैसा है वो सलीम ने पहुंचाया था, इसकी भी जानकारी जुटाई जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी जो है, अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर कफील को पटना के बेउर जेल से एटीएस हेडक्वार्टर लाया गया है जहां उससे भी पूछताछ चल रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इनको भी दिल्ली ले जाया जाए और जब सलीम से पूछताछ होगी, जब उनको भी रिमांड पर लिया जाएगा तो हो सकता है कि इसमें कई अहम खुलासा हो जाए। और उसके साथ ही जब चारों को एक साथ, पहले तो अलग अलग रखकर पूछताछ की जाएगी, फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी और उसके बाद जब चारों को एक साथ बैठाकर पूछताछ किया जाएगा तो माना जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं और उनका भी नाम सामने आ सकता है। और साथ ही जो स्टेशन पर शख्स दिखाई दे रहा था धमाके के वक्त, उसकी भी तलाश तेज कर दी गई है और जब उसकी भी गिरफ्तारी होगी तो शायद यह खुलासा हो जाए कि हो सकता है कि वो शख्स उस ट्रेन में मौजूद हो और साथ में पार्सल लेकर चल रहा हो, ताकि किस तरह से यह पार्सल ट्रेन आगे आगे गुजर रही है और उसके बाद किस किस तरह से यह पूरा जो जाल है, साजिश है, उसकी वो रची गई थी, और ये इसका भी खुलासा हो जाएगा। इसी का पता लगाने की कोशिश हो रही है और पूछताछ की जा रही है। लेकिन अब इन आरोपियों को दिल्ली लाया गया और संदीप बेहद नजदीक से इस पूरे घटनाक्रम पर पूछताछ पर नजर बनाए हुए हैं। संदीप, क्या पता चल पाया है अब तक की पड़ताल में, पूछताछ में, जहां आरोपियों को दिल्ली लाया गया है? देखिए, पूछताछ का एक बाकायदा एक पूरा फॉर्मेट तैयार किया गया है कि किस तरीके से पूछताछ को आगे बढ़ाना है, क्योंकि इनिशियल इन्फॉर्मेशन कई सारी ऐसी मिली हैं जिसके बाद जो है आगे के सवाल जो है वो तय किए गए हैं। खास बात यह है कि प्रशांत, ये जो पूरा जो ब्लास्ट है या हमले की साजिश थी,
जाहिर सी बात है जिस तरीके की तस्वीरें और जिस तरीके की जानकारी सामने आ रही है वो इस पूरे अटैक को एक हादसा दिखाने की कोशिश थी, तभी ये पार्सल बॉम्ब जो है रखा गया था उस बोगी में, और उसके बाद ब्लास्ट होने के बाद जब उसमें आग लगती और जब ट्रेन मूव कर रही होती तो उसके आसपास की बोगियों में जो है इसका असर पड़ता, और ऐसे में ब्लास्ट के बाद जो है वो एविडेंस भी जो है वो नहीं बचता। तो पहली सूरत में जो है ये साफ नजर आ रहा है कि इसको एक हादसे का रूप देने की कोशिश की गई थी, प्लान किया गया था। किस्मत अच्छी थी कि ये जो पार्सल है वो पार्सल वैन में नहीं ब्लास्ट हुआ, बाहर प्लेटफॉर्म पे ब्लास्ट हुआ। अब एनआईए जो है वो अब इन कड़ियों को जोड़ रही है कि आखिर किसने इस तरीके के प्लान को तैयार किया, क्योंकि बहुत इस तरीके की घटनाएं जो है अब नहीं होती हैं। इस तरीके के पार्सल बॉम्ब वाली घटनाएं जो है वो पहले होती थी, अब इस तरीके की जब से तकनीक आई है तब से इस तरीके के जो है हम लोग की कोशिश जो है वो अमूमन खत्म हो गई है। तो क्या वाकई इस तरीके की दोबारा से उसी तकनीक के जरिए जो है किसी हमले को अंजाम देना चाहती है? क्योंकि ये तो साफ हो गया कि पाकिस्तान के लश्कर तैयबा का हाथ है इसमें, लेकिन वो सीधे तौर पर अपना हाथ नहीं दिखाना चाहता था। शायद यही वजह है कि पार्सल का इस्तेमाल जो है वहां पे किया जा रहा था कि वो ब्लास्ट होता, आग लगती और सारा एविडेंस भी जल जाता और बाकी जो है नुकसान भी हो जाता। तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत तैयार किया गया है, और अब ये कोशिश भी है कि कहीं इससे मिलती जुलती है इसकी तरीके की कोई दूसरा प्लानिंग तो इनका अभी नहीं है। तो अभी ये सबसे अहम सवाल है संदीप कि क्या इन लोगों की कोई और इसी तरह की प्लानिंग तो नहीं थी, कोई ऐसी साजिश तो नहीं जो फ्यूचर में भी जिस पर अमल लाया जाए। लेकिन दरभंगा धमाके मामले में ही एक और बड़ी खबर हमारे सहयोगी चंद्रमोहन की यह खबर है कि एनआईए की टीम कफील को लेने के लिए पटना की बेऊर जेल पहुंची थी। कफील को लेकर वो अपने साथ गई है और इस पूरे मामले में यूपी से गिरफ्तारी से किया गया था, और एक दिन पहले ही एनआईए कोर्ट ने पूछताछ के लिए रिमांड को मंजूरी भी दे दी है। एनआईए की टीम कफील को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। चंद्रमोहन हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, आप नजदीक से नजर बनाए हुए हैं इस पूरी घटना पर। अब एनआईए जो साथ ले गई है कफील को, किस तरह की और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ पाई है, उससे किस दिशा में पूछताछ चल रही है? बिल्कुल, देखिए कफील को अभी एटीएस हेडक्वार्टर में रखा गया है, जहां एटीएस के अधिकारी और साथ ही एनआईए के अधिकारी भी मौजूद हैं और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि जो यहाँ उनके जो पिता हैं, अभी जो अस्पताल में कहा जा रहा है कि तबीयत खराब होने की वजह से उनको दिखाया गया था और फिर जेल भेज दिया गया और वहां पर उनका इलाज भी चल रहा है। ऐसे में इन दोनों की सहभागिता और दोनों की जो साजिश है उसको कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही यह भी जानकारी जुटाई जा रही है कि 1,60,000 रुपया जो हवाला के जरिए पाकिस्तान से सलीम के पास आया था वो पैसा कब आया था, और कहीं ऐसा तो नहीं कि 1,60,000 के अलावे कोई और भी आदमी है जिनके पास और भी पैसे पहले आए हो या फिर बाद में आए हो। तो उसकी तारीख भी तलाशने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही यह भी तलाश करने की कोशिश की जा रही है कि हवाला के जरिए कौन वो शख्स था जो इन तक पैसा पहुंचाया। तो हो सकता है कि जांच एजेंसियां अब आगे उस हवाला के कारोबारी तक पहुंचने की कोशिश करें जो इन तक पैसा पहुंचाया था, और साथ ही इनके कॉल डिटेल्स को भी खंगालने की कोशिश की जा रही है कि जब यह धमाका हुआ था उस वक्त ये लोग लगातार संपर्क में थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी जो प्लानिंग थी इसकी एक एक जानकारी अपने आका को दिया जा रहा था, और साथ ही जब ये प्लान में फेल हुए तो उसके बाद क्या इन लोगों को कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी दिया गया था। तो इसकी भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, और माना जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे मामले में कोई बड़ा खुलासा होगा, और जब सलीम से पूछताछ होगी तो ये सब कुछ दुनिया के सामने होगा पूरे एविडेंस के साथ कि किस तरह से इन लोगों ने एक बड़ी साजिश रची थी, जिसमें ट्रायल के तौर पर सिकंदराबाद से दरभंगा तक आने वाली इस ट्रेन में पार्सल रखा गया था, और उसके बाद इस पूरे ट्रेन को बर्निंग ट्रेन बनाने की कोशिश की गई थी। और अगर ये लोग इसमें सफल हो जाते तो आगे भी ये लोग कई इस तरह के प्लान रच सकते थे, कई ऐसे धमाकों को अंजाम दे सकते थे। तो उन सभी जानकारियों को भी जुटाने की कोशिश एनआईए कर रही है। इसीलिए ये पूछताछ लगातार इन लोगों से जारी